Yes, students, today we are going to pick the next topic, that is boys, firstly be quiet. This is dishonor of bill. Yesterday we have discussed different cases of the payment of the bill, whereby we discussed retaining the bill till maturity by the drawer. Second case we discussed about the endorsement. Third case we discussed about discounting of the bill. Rather, second is discounting and third is endorsement. Then bill sent for collection. Now in these four cases we are going to discuss the case of dishonor. Okay? So I'm making the table like this. फर्स्ट केस, यू आर रिटेनिंग द बिल टिल मैच्योरिटी. मैं पहले ड्रॉअर की बुक्स करवाऊंगी. जब बिल आपके अपने पास है तो पहली एंट्री आपने करी हुई है बीआर अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइंग. मैच्योरिटी डेट आ गई. इवन मैच्योरिटी डेट से एक दो दिन पहले ही ड्रॉइंग शोड हिज इनएबिलिटी टू पे द बिल. ड्रॉइंग ने आपको टेलीफोनिकली आपसे बात करी और उसने बोला कि आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू पे द बिल. सो इन दैट केस द बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड. वर्ड डिसऑनर वी विल बी यूजिंग एंड द एंट्री विल बी ड्रॉइंग को दोबारा से अपना डेटर बनाइए और बिल को कैंसिल करिए क्योंकि बिल आपके पास ही है. बस इतना. पहले की गई एंट्री को रिवर्स करना है. ये सेम लॉजिक है जब आप चेक को डिसऑनर करते थे. जब चेक मिलता था तो आप लिखते थे चेक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर या अपने कस्टमर का नाम. जब डिसऑनर होता था जर्नल एंट्री में तो डेटर टू बैंक करते थे ना. तो सेम ही तो है. ठीक है. डेटर को दोबारा से अपना डेटर बना दिया और बीआर को कैंसिल कर दिया. मींस एक नया एसेट क्रिएट हुआ दोबारा से और एक एसेट कैंसिल हुआ. अब बोलो. दैट वी विल टेक आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, आफ्टर दिस पीरियड. ड्रॉई टू बीआर डन. अब ये पहला केस मैंने करवाया व्हेन द बिल वाज विद हिम. सेकंड केस है जब आपको बिल मिला और आपने डिस्काउंट करवा लिया. बीआर अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइंग, एक एंट्री आपने ये करी और फिर आपने डिस्काउंट करवाने की एंट्री करी. That is bank account debited, discount account debited to BR. Discount. Bank account debited, discount account debited to BR. It means कि आपको तो पैसे पहले मिल चुके हुए हैं as a drawer. आपको तो बैंक ने पहले से पैसे दे दिए हैं. अब मैच्योरिटी पे बैंक को पता चला कि बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया कि आपने जो मेरे को डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ना उसके बदले में बंदा पैसे नहीं दे रहा. In that case, bank will inform you and you will talk to your drawee. आप अपने ड्रॉई से बात करोगे. ठीक है. तो ड्रॉअर की बुक्स में भी डिसऑनर की एंट्री आएगी. क्या एंट्री आएगी? दोबारा से अपने ड्रॉई को अपना डेटर बनाओ और बैंक को अपनी लायबिलिटी बनाओ. मींस दोनों ही पर्सनल अकाउंट है. जिसके पास बिल है उसको क्रेडिट करना है. अब यहीं पे मैं दूसरा केस भी करवा देती हूँ. नोटिंग चार्जेस. नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक. What is the meaning of noting charges paid by the bank? Bank will go to the, firstly the bank will talk to this drawee twice, thrice, but even then he is putting excuses in front of bank. Then bank will go to the legal person which we call notary. ठीक है. तो नोटरी सम्मन बना के, लीगल नोटिस बना के हमारे ड्रॉई को भेजेगा. उसके बदले में वो अपनी फीस लेता है. उसे ही नोटिंग चार्जेस कहते हैं. राइट. सो नोटिंग चार्जेस इज बीइंग पेड बाय द बैंक एंड इज टू बी बोर्न बाय ड्रॉई. मतलब किसी का खर्चा किसको बेयर करना है, हम वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे. फॉर एग्जांपल बिल वाज ऑफ ₹20,000 एंड द नोटिंग चार्जेस आर 200. सो आप अमाउंट ऑफ बिल इंक्रीज करो. मींस आप 20,000 ओरिजिनल पेमेंट ऑफ द बिल और 200 रुपया जो नोटिंग चार्जेस है वो ऐड अप करके करोगे. क्यों ऐसा करेंगे? ड्रॉअर विल टेक दिस अमाउंट फ्रॉम ड्रॉइंग एंड ड्रॉअर विल पे दिस अमाउंट टू बैंक. ठीक है. जिसको पे करना है वो आपकी लायबिलिटी है तो उसमें बढ़ा दीजिए. जिससे लेना है वो आपका डेटर है तो उसमें ऐड कर दीजिए. यहां पे नोटिंग चार्जेस कैसे होंगे? यू आर पेइंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट. या तो टू कैश लिख दो या टू बैंक लिख दो. सेम आई एम अज्यूमिंग 20,000 का बिल था. बिल में 20,000 लिखो. 200 रुपया आपने पे कर दिया. लेंगे किससे? ड्रॉई से. ड्रॉई की अमाउंट बढ़ जाएगी और साथ में आपने बैंक में 200 लिखो. इन बैंक और इन कैश. आमतौर पे चेक नहीं होगा. छोटी सी अमाउंट का टू कैश लिखोगे बिकॉज यू आर पेइंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट. तो यहाँ पे रूल क्या लगा? व्हेन कैश इज पेड ऑन बिहाफ ऑफ समवन. जर्नल एंट्री में करवाया होगा कैश इज पेइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. किसके बिहाफ के ऊपर पे किया? ड्रॉई के बिहाफ के ऊपर. ड्रॉई से ये 200 आपने ले लेना है तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया. आप करने को एक अलग एंट्री भी कर सकते हो नोटिंग चार्जेस की. ड्रॉई टू कैश 200. पहले डिसऑनर की कर दो. ड्रॉई टू बीआर 20,000. क्योंकि दोनों एंट्रीज में ड्रॉई कॉमन है तो व्हाई नॉट द कंबाइंड एंट्री. क्लियर? यहां पे कोई लॉजिक नहीं पता चला? यू कैन आस्क. इफ नथिंग इज क्लियर यू कैन आस्क इट अगेन. शुड आई प्रोसीड? सो फर्स्ट केस इज bill is retained till maturity. Second case is bill is discounted.
फ्रॉम द बैंक। थर्ड केस बोलो, बिल इज एंडोर्स्ड। अब एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री विल रिमेन सेम, BR टू ड्रॉई। अब आपने ट्रांसफर आई एम अज्यूमिंग सी को ट्रांसफर किया है, सी अकाउंट डेबिटेड टू BR। डन। फिर से बिल आपके पास नहीं है, मैच्योरिटी डेट आई, सी ने आपके ड्रॉई से जाके पैसे मांगे एंड ड्रॉई इज अगेन पुटिंग एक्सक्यूजेस एज ही वाज डूइंग इन द केस ऑफ बैंक। ठीक है, वो बहानेबाजी बनाने लग पड़ा। अब हमारा सी नोटरी के पास जाएगा, वहां पे केस रजिस्टर्ड करवाएगा और उसको लीगल नोटिस भेजेगा। उसके बदले में फिर से सी खर्चा पे करेगा और सी हमें बताएगा, वी आर ड्रॉअर इन दिस केस, कि आपके बिल की पेमेंट नहीं हुई, वो बंदा नहीं दे रहा पैसे, तो उस केस में बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। फिर से आप अपनी बुक्स में ड्रॉई को डेबिट करोगे और सी जिसके पास बिल है उसे क्रेडिट करो। और फिर से क्योंकि पेमेंट सी ने करी है, फॉर एग्जांपल दिस टाइम नोटिंग चार्जेस आर 100, तो आप 20,100 से एंट्री पास करो। लॉजिक क्या है भाई? तीनों केसेस में डिसऑनर में ड्रॉई टू बी डेबिटेड। बिल आपके पास है तो भी ड्रॉई डेबिट किया, बिल बैंक के पास है तो भी ड्रॉई डेबिट किया, बिल आपने इंडोर्स किया है तो भी ड्रॉई डेबिट किया। जब बिल आपके अपने पास है तो बिल ही क्रेडिट होना है। यहां पे बिल क्रेडिट नहीं हो सकता क्योंकि बिल तो इससे पहले वाली एंट्री में क्रेडिट हो चुका है। तो हम लॉजिक बनाते हैं, जिसके पास बिल है उसे क्रेडिट कर दो। यहां पे भी जिसके पास बिल है उसे क्रेडिट कर दो, तो यहां पे सी के पास बिल है ना। यू आर गेटिंग मी? ठीक। और यहां पे क्योंकि बिल आपके अपने पास था तो नोटिंग चार्जेस आपने खुद पे किया होगा, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट वाला रियल अकाउंट का रूल लगाओ। यहां पे बिल बैंक के पास था तो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करे होंगे, तो नोटिंग चार्जेस बैंक में ही डालो। यहां पे बिल सी के पास था तो सी ने नोटिंग चार्जेस पे करे होंगे, तो नोटिंग चार्जेस बढ़ा के आप एंट्री को पोस्ट करो। फोर्थ केस, व्हेन बिल was sent to bank for collection few days earlier than the payment of the bill, that can be 2 or 3 days earlier than the payment of the bill. पहली एंट्री सेम, BR account debited to drawing। दूसरी एंट्री बोलो, bill sent for collection to BR, yes, not to bank, to BR, BR is going out, credit what goes out, see the screen online students, bill sent for collection पूरा वर्ड लिखना है, to BR, डन। अब जब मैच्योरिटी डेट आई, बैंक वालों ने हमें इन्फॉर्म किया कि नहीं पेमेंट हुई भाई, ठीक है, तो हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं, आप बिल हमें वापस कर दो। तो उस केस में नोटिंग चार्जेस आप खुद पे करोगे, बैंक थोड़ी ना। बैंक को तो आपने 2 दिन पहले बिल हैंडओवर करे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ये कलेक्शन कर देना। कई बार आपने घरों में भी सुना होगा कि मैंने बिजली का बिल या फोन का बिल, लैंडलाइन का पे करना है तो भी गिव इट टू सम पर्सन कि हमारा ये बिल पे करवा देना, उसके बदले में वो चार्जेस लेते हैं। तो बैंक भी ये हमें सर्विस दे रहा है हमारे बिल की कलेक्शन के लिए, और बैंक हम लोगों से थोड़े से चार्जेस ले लेता अगर बिल कलेक्ट हो जाते। लेकिन बिल कलेक्ट नहीं हुए, बिल क्या हो गए हैं? डिसऑनर। तो एंट्री क्या करेंगे? फिर से ड्रॉ इज टू बी डेबिटेड। इन द एंट्री ऑफ डिसऑनर इन एवरी केस ड्रॉ इज टू बी डेबिटेड टू व्हाट? यस, इसे कैंसिल करना है, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। और क्योंकि नोटिंग चार्जेस आप अपनी पॉकेट में से पे करोगे तो कैश, मींस पहले और फोर्थ केस में नोटिंग चार्जेस आप खुद पे कर रहे हो। Why? Because bills are with you in first and fourth case. In second case the bill was with bank, तो बैंक नोटिंग चार्जेस पे करेगा। In third case the bill was with endorsee, तो endorsee will pay the charge. Any doubt? Clear? Dishonor की complication always exists in the books of drawer. Drawing के केस में no confusion at all. एक ही एंट्री रहनी है, चाहे फर्स्ट केस हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, तो वहां पे आपको कुछ रिमेंबर नहीं रखना, सिर्फ एक डिसऑनर की एंट्री याद रखनी है। लेट्स प्रोसीड टू द ड्रॉइज केस। इज इट फाइन विद एवरीवन? चारों केसेस क्लियर है? इसके अलावा और कुछ नहीं आना, डिसऑनर तक ही टॉपिक है, राइट? In the books of drawing, now we are passing journal entries in all the 4 cases. In the books of drawing, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ केस, ड्रॉइंग क्या एंट्री करता है फर्स्ट केस की? बोलो जी। ड्रॉअर अकाउंट डेबिटेड टू बीपी। जब बीपी डिसऑनर होगा तो बीपी रिवर्स कर दो इसका, बीपी अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉअर। सेकंड केस डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल का होता है, क्या डिस्काउंट करवाने की एंट्री ड्रॉई कुछ करता था? इट मींस कि इसकी डिसऑनर की एंट्री भी क्या रहेगी? सेम, क्योंकि बैंक तो, इसको बैंक से कोई लेना देना नहीं। आप गए, आप ऐसा ड्रॉअर गए,
बैंक के पास बिल डिस्काउंट करवाने, इसको क्या है, ये आपको पेमेंट ना करके बैंक को करेगा। सो डिसऑनर की एंट्री ही विल बी पासिंग सी। आपने बिल उठा के सी को दे दिया, आपने एंट्री करी है सी टू बी आर, ड्रॉइंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज, ड्रॉइंग इंडोर्समेंट की कोई एंट्री ही नहीं करता, डिसऑनर की एंट्री विल रिमेन सेम अगेन, बीपी टू ड्रॉ। आपने बैंक को बोला कि मेरे छोटे छोटे बिल्स हैं, छोटी छोटी अमाउंट के हैं, आप मेरे कलेक्ट कर देना, इसको थोड़ा ना कोई फर्क पड़ता है, इसको तो पेमेंट ही करनी है, लेकिन ये टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाता, इसलिए अगेन ही विल बी पासिंग द सेम। तो एक लायबिलिटी को खत्म करके इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक दूसरी लायबिलिटी अराइज होगी इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल अकाउंट। ये डॉक्यूमेंट का लायबिलिटी था, ये पर्सनल अकाउंट ड्रॉर, नाउ ड्रॉर विल बिकम अगेन अ लायबिलिटी, ड्रॉर की बुक्स में ड्रॉई विल बिकम अगेन डेटर, और ड्रॉई की बुक्स में ड्रॉर विल बिकम अगेन अ लायबिलिटी। दिस इज द लॉजिक। चारों में बीइंग बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू द नॉन पेमेंट, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, दैट्स इट, हाउ इजी इट इज। And with the logic we just got every point related to every entry. 4 सिंपल केसेस, 4 डिसऑनर के केसेस, बस यही तो है सिलेबस में। Yes, you are right, very good point. Noting charges paid by, यहां पे paid by drawer है ना, so this is an account which you will be opening in his books of accounts that I skipped basically. Noting charges is an account which is always to be debited in the books of drawing, not in the books of drawer. Drawer के books में noting charges कभी डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा, सिर्फ अमाउंट बढ़ेगी, that is to be added in the amount of bill. लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसके लिए बेसिकली खर्चा ही is going to bear it ना, ड्रॉइंग को बेसिकली बेयर करना है ना। वैसे भी कोर्ट का जब डिसीजन भी आएगा तो कोर्ट का जज यही बोलेगा ना कि तेरे गलती के कारण इनको ये खर्चा करना पड़ा लीगल चार्जेस, तो यू आर सपोज टू बेयर। जब कोई कभी भी किसी केस का डिसीजन एक पार्टी के अगेंस्ट आता है तो उसके सारे लीगल चार्जेस भी उसे ही बेयर करने पड़ते हैं, यू आर गेटिंग इट, सो दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू बेयर इट। तो यहाँ पे भी सेम, आई एम रिपीटिंग द एंट्री, बीपी अकाउंट डेबिटेड, बोलो, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू whom, टू ड्रॉर। So this is the way. Same here. If the noting charges are existing, BP account debited, noting charges account debited to draw. BP account debited, noting charges account debited to draw. अब कोई confusion है, you can ask. Being bill dishonored and noting charges due, due, not paid, due. सभी में ऐसे ही, being bill dishonored and noting charges due. Right? Any other doubt you can ask? Yes, now let me discuss the difference between bills of exchange and promissory note. फिर इसके डिफरेंस के पॉइंट भी करेंगे, being commerce student you should know it. अगर आप अपनी कंट्री का कोई भी नोट, पेपर करेंसी निकाल के देखो तो उसके ऊपर एक वर्डिंग लिखी होती है, आई प्रॉमिस टू पे टू द बेयरर। हिंदी में लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का प्रॉमिस करता हूं। तो बेसिकली मेरा करेंसी नोट भी एक तरह का प्रॉमिस है। मींस अगर आप 100 रुपए का नोट लेके गए तो 100 रुपए की वैल्यू का सामान आप मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर आप 2000 का नोट लेके गए तो उसकी वैल्यू 2000 है, 2000 तक आपका सामान मिल जाएगा। बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल आई एम कोटिंग। लेकिन प्रोमिसरी नोट क्या है? इट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट सेम एज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है, जो पार्टी प्रॉमिस करती है उसे प्रोमिसर कहते हैं, और दूसरी पार्टी के साथ वो प्रॉमिस करती है उसे प्रोमिसी कहते हैं। Who is going to make a promise? Buyer is going to make a promise to the seller कि मैं तेरे को इतनी देर के बाद इतना पैसा पे कर दूंगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी तो यही होता था, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फर्क क्या था? प्रोमिसरी नोट इज ऑलवेज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द मेकर, और मेकर इज ऑलवेज प्रोमिसर। जिसने पेमेंट करनी है वही प्रॉमिस करेगा। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था? जिसने पेमेंट रिसीव करनी होती थी, ड्रॉर बनाता था ना बिल, वर्डिंग कौन बनाता था? ड्रॉर। और किसको देता था? ड्रॉई को, कि पढ़ के साइन करके दे। जैसे हमारे पास क्लासेस में सर्कुलर आते हैं, दे मेक द वर्डिंग, हायर अथॉरिटीज एंड वी जस्ट पुट आवर साइन, पढ़ के साइन कर दो। तो सेम इज हियर इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यू आर गेटिंग मी? तो यहाँ पे जिस बंदे ने प्रॉमिस करना है उसने ही नीचे क्या करने हैं? साइन करने हैं। जैसे हमारे करेंसी नोट के ऊपर एवरी टाइम गवर्नर के साइन है ना, आरबीआई के गवर्नर के, तो यहाँ पे हमारे प्रोमिसर के साइन होंगे। तो यहाँ पे दो पार्टीज हैं, वन इज प्रोमिसर एंड अदर इज प्रोमिसी। और यहाँ पे कितनी पार्टीज हैं? ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। यहाँ पे भी पेई हो सकता है जिसने फाइनल पेमेंट रिसीव करनी है। एंड हु इज गोइंग टू रिसीव द फाइनल पेमेंट? जिसके पास वो नोट रहेगा एंड में। ठीक है, तो प्रोमिसी इज यहाँ पे, प्रोमिसी यहाँ पे सेलर है,
प्रोमिसर यहाँ पे बायर है, यहाँ पे उलट था, ड्रॉअर कौन था, सेलर, और ड्रॉई कौन था, बायर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। क्लियर? लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूं, लाइक मैंने क्वेश्चन में लिखा ए प्रॉमिस्ड टू पे टू बी, तो ए इज ड्रॉई, एंट्री सेम रहेगी। ये नहीं है कि एंट्री में अपने बिल की जगह बी आर या बीपी की जगह प्रोमिसरी नोट वर्ड लिखोगे, नो, यू विल बी राइटिंग द सेम बी आर। हूसोएवर इज प्रिपेयरिंग दैट नोट, उसके लिए वो बीपी है, हूसोएवर इज गोइंग टू रिसीव द पेमेंट, उसके लिए वो बी आर है। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बोथ आर सेम, लेकिन थ्योरेटिकली देयर इज अ डिफरेंस। एनी डाउट? ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। चलो लिखो एक क्वेश्चन। On 10th March, online students, they will also note down the question. On 10th March 2019, A draws a bill on B. Date of bill is very, very important in this question. On 10th March, date of bill I am writing DOB. 10th March is the 3rd month 2019. A draws bill on B for 3 months, which be accepted and immediately returned to A. आगे लिखा the bill is honored on due date. What it means? The bill is honored on due date. Payment हो गई. Okay. Calculate the due date. Calculate the due date and then pass the journal entries in both the parties' books. Calculate due date and pass the journal entries. Very simple. And the amount is 20,000. 3 months है, करें कैलकुलेट। 10th मार्च से लेके 10th अप्रैल 1 महीना, 10th में 2 महीने, 10th जून 3 महीने, 3 दिन ऐड कर लीजिए, 13th जून। जर्नल एंट्रीज करवाइए। ए ड्रॉस बिल ऑन बी, बोलो एंट्री ए की बुक्स में, ए की बुक्स में जर्नल एंट्री बोलिए पहले। बी आर अकाउंट डेबिटेड टू बी, दैट इज 20,000। 10th अप्रैल को ही एंट्री होगी। फिर उसने बोला बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, बीइंग बिल ड्रॉन। ठीक है, उसमें लिख देंगे बीइंग बिल एक्सेप्टेड, राइट। आगे पेमेंट मिल गई, कैश लिख दो या बैंक लिख दो टू बी आर, दैट इज 20,000। बीइंग पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल, राइट। रिवर्स करो, किसकी बुक्स में, बी की बुक्स में, ए टू बीपी 20,000 मैच्योरिटी पे इसने पेमेंट कर दी, क्या एंट्री करेंगे, बीपी टू कैश। सो हियर वी विल पास द एंट्री बीपी टू कैश। अगर उधर बैंक लिखा है तो इधर भी बैंक की प्रेफर करना, ठीक। आई एम पुटिंग स्लैश एंड आई एम राइटिंग बोथ, दैट इज 20,000। वेरी सिंपल, दिस वाज द सिंपलेस्ट केस। ओके, आगे लिखो। अशोक ड्रू on Rakesh, Ashok drew on Rakesh 3 bills respectively, dates देखना, respectively 29th, 30th and 31st January. The term in each case is 1 month. What will be the due date in each case? 3 बिल लगातार कंसेक्टिव डेट्स को हैं, 29th जनवरी, 30th जनवरी एंड 31st जनवरी, राइट। एंड तीनों केसेस में हमारा ड्यू डेट ऑफ द बिल का जो टेन्योर है दैट इज ऑफ 1 मंथ। हाँ जी, हाउ विल यू कैलकुलेट? 29, हाँ लीप, ये भी देखना पड़ेगा ना, लीप है कि नॉन लीप है। ईयर इसने नहीं बताया, 2019 है, he gave the year also 2019। नॉन लीप है तो कब होगा?
ऐसे 1 मंथ का तो नहीं देखेंगे, डेज थोड़ी ना गिनने बैठेंगे। 29 जनवरी से लेके कब तक? फरवरी पूरा ही होगा, 28 फरवरी तक। उसके बाद 3 दिन और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3 मार्च होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे 1 महीना है, यहाँ पे 4 मार्च होगी और यहाँ पे 5 मार्च होगी, ठीक है। डेज हैड ही बीन सेइंग इट इज 45 डेज। हाँ बोलो, दोबारा बोलो। नहीं, मैंने बोला मंथ वाइज, फरवरी को पूरा ऐसे डेज नहीं काउंट करने शुरू करेंगे कि 28 दिन है तो हम पूरा महीना नहीं लेंगे। फरवरी 28 मींस 1 मंथ, ठीक है। हाँ, हैड ही बीन गिविंग यू 45 डेज का बिल है, 47 डेज का बिल है, देन यू विल बी काउंटिंग द वीक्स, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। जब ऐसा है तो लाइक द मंथ वाइज यू विल बी कैलकुलेटिंग। 29 से लेके 28 फरवरी तक 1 महीना हो ही जाना, ठीक है। और आगे 3 दिन 3 मार्च हो जाएगा, यहाँ पे 1 दिन बढ़ाते जाओ 4 मार्च, और यहाँ पे कितना होगा 5 मार्च, ठीक है। सो दिस इज द वे।